नमस्कार। वाजिद हुसैन सिद्दीकी स्टोरीज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है उनकी 3 प्रकाशित पुस्तकों के संग्रह से चुनी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है डाली से बिछड़ी माँ। अंधेरे घुप घर में सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। डाली से बिछड़ी माँ बेहोश पड़ी थी। वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। फोन में से शमशान घाट में भौंकते हुए कुत्तों जैसी ध्वनि पैदा हो रही थी। वो हड़बड़ा गईं। उन्होंने जल्दी से अपने को समेटा और हिम्मत पैदा की। वो किस समय बेहोश हुई थी ये तो बिजली वाले ही जानते थे, क्योंकि बिजली के जाते ही वो अपने घर में भटक गई थी। फोन ही उनका संकट मोचन था, जिसे ढूंढने में वो गिर पड़ी और चोटिल हो गई। उन्होंने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। 5 रुपए के चने फेरी वाले से खरीदे थे, जो उनसे चबाए नहीं गए थे। हालांकि उनके पास धन की कमी ना थी। पति की मृत्यु के बाद उन्हें 20,000 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। वो बेटे के कहने पर उसके घर में रहने चली गई थी। अब उन्हें भनक लगी बेटा उनके घर को बेचने की फिराक में है। उन्हें याद आया उनके भाई ने भी बाप के साथ ऐसा ही सलूक किया था। वो मीठी चुपड़ी बातें करके उन्हें अपने घर ले आया था और उनका घर बिकवाने के बाद उन्हें अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। फिर वो दर बदर फिरते रहे थे। माँ को लगा बेघर होने के बाद उनका भी अपने पिता जैसा हश्र होगा। अतः अल सुबह वो बिना किसी को बताए बेटे के घर से निकल पड़ी और अपने घर में चली आई थी, जो बरसों से बंद कपाड़ से पटा पड़ा था। ये घर उनका आखिरी सहारा था। रिश्तेदारों ने उनसे किनारा कर लिया है। बेचारे को बहू के जहर से बुरे तीर झेलने पड़ते थे। बेटा कहता, तुम तो जब तक रूही का चीर हरण ना कर लो तुम्हारा खाना ही नहीं पचता। उनके गुम जाने से रूही समाज को दिखाने के लिए गम मना रही थी, पर मन ही मन खुश थी। बवाल कटा। बेटा भी प्रसन्न था। घर बेचने की बाधा स्वयं दूर हो गई थी। फोन की घंटी से उन्हें समय का अंदाजा हो गया था। रात के 11 बजे होंगे। वो समझ गई थीं फोन उनके छोटे बेटे का था, क्योंकि इस समय वो अबू धाबी से उन्हें फोन करता है। वो कमरा बंद करके उससे अपना दुखड़ा रोती रहती और उसे बताती किस तरह बहू उन्हें प्रताड़ित करती है। बेटा चटकारे लेकर सुनता था और आग में घी डालता ताकि उनका बड़ी बहू की तरफ झुकाव ना हो जाए। घुप अंधेरे में फर्श पर पड़ी भूखी प्यासी माँ अतीत की यादों में खो गई। उन्हें याद आया जब माँ बाप के घर को छोड़कर मैं इस घर में ब्याह कराई थी। मैंने अपने भाग्य को सराहा था। रस्म के लिए मेरे मायके वाले मुझे लेने आए थे, तो मैं किसी गाइड की तरह उन्हें अपना घर दिखा रही थी। मैंने उन्हें इस घर की खास बातें बताई थी। आसमान साफ हो तो यहाँ से नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखती हैं। पतझड़ के मौसम की अनोखी छटा का तो कहना ही क्या। रंग बिरंगे पत्तों से लदे पेड़ों के झुरमुट बाहर लॉन में दिखाई देते हैं। एक और खास बात है इस घर में, सवेरे जाड़े की धूप अगले लॉन में आती है और गर्मी में पिछला सहन ठंडा रहता है। सच कहूँ तो ये घर मेरे जीवन की यादों का संग्रहालय ही बन गया था। सबसे प्यारा और सबसे आरामदायक घर, जिसने मेरी तमाम ऊर्जा को अपने जीवन में जगह देने में कोताही नहीं बरती। ये बात और थी कि मैंने इस घर की साज संभाल में अपनी जान फूंक दी थी। मन से सजाया सवारा था। कमरे की हर दीवार पर मेरे हाथों की चित्रकारी थी। हर बल्ब और फानूस की रोशनी मेरी आंखों ने पसंद की थी। मेरी कुर्सी, मेरी मेज, मेरे पलंग, ये सब मिलकर जन्नत का एहसास देते थे। मैंने इस आशियाने पर बहुत प्यार लुटाया था और बदले में इसने भी मुझे बहुत कुछ दिया था। जहाँ रहते हुए मैंने नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ कमाया। साजिद अली की दुर्घटना में मृत्यु के बाद सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर मेरा हर अंग खामोशी में जकड़ सा गया था। मैं दिन भर खामोश रहती। दिन भर चहकते मेरे अगल बगल मंडराते बेटे जरूरत पड़ने पर मुझ में बाप को पा लेते और मैं तो हर सांस के स्पंदन में उनके साथ ही होती। इतना सब कुछ पाने के बावजूद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
शायद माँ होकर भी मैं अपने बेटों की साजिश को समझ नहीं सकी। इस घर के लिए मेरी असीम चाहत मेरे लिए अपने दिलो दिमाग से रेत की तरफ फिसलती चली गई। दोनों भाइयों ने मिलकर मुझे पट्टी पढ़ाई कि अकेले घर में कैसे रहोगी, बेहतर है बड़े बेटे के साथ रहने लगो, वहां आपको सभी सुख सुविधाओं के साथ अच्छा रहन सहन भी मिलेगा। सीधी सादी माँ बेटों की फरेबी बातों में आ गई और उसने बड़े बेटे के घर जाने का मन बना लिया। कबाड़ सामान घर में छोड़कर अच्छे सामान से भरा ट्रक जा चुका था। बेटे को सामान से भरे ट्रक के साथ निकलने की जल्दी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया और मैं कार की पिछली सीट पर बैठी। वहीं से कुछ पलों तक खाली घर को ताकती रही। खिसियाते हुए घर में कदम रखा तो उसी खामोशी ने मुझे झिंझोड़ दिया, जिसे अपने पुश्तैनी घर को छोड़ते हुए मैंने अपने भीतर कैद किया था। उन पलों को महसूस करने लगी जब अपने उस लाडले घर को छोड़कर मैं बेटे के घर आई थी। उसी घर को जिसमें मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे 50 साल व्यतीत किए थे। बेटे की सुविधा के लिए इस घर को छोड़ा था। अब बेटे ने अपनी सुविधा के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं छोटी हो गई थी और बच्चों का कद बड़ा हो चला था। बच्चों ने मुझसे मुक्ति पा ली। मेरा अस्तित्व उनके लिए इस मकान की तरह ही फौलादी था, भाव शून्य। उन्हें मेरे अस्थि पंजर ढीले होते दिखे होंगे। अपने बच्चों के लिए मैं भी एक मकान से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मैंने भी इस सच को स्वीकार कर लिया कि नए जमाने में घर बोलते हैं, इंसान नहीं। सवेरे की पहली किरण फूटते ही मुझे लगा घर ठहाके लगा रहा है। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया और तू इतराती हुई मुझे कबाड़ खाना बनाकर चली गई। तू माँ की सीख भूल गई। एक बार तेरे और साजिद के बीच में अनबन हो गई थी तो गुस्से में मायके चली गई थी। उस समय माँ ने कहा था, बेटी हमारी खानदानी रिवायत है, बेटी की डोली मायके से और जनाजा ससुराल से उठता है। दूध की बाल्टियां लेकर सवेरे पड़ोसी दूध लेने निकले तो खुला दरवाजा देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने कमेंट किया, क्या जमाना आ गया है, चोरों ने कबाड़ खाने को भी नहीं बख्शा। उनमें से किसी ने फोन किया, साबिर भाई आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने फोन करने वाले को हिदायत दी, सभी से कह दीजिए पुलिस के आने से पहले कोई अंदर न जाए। पुलिस फिंगरप्रिंट्स की मदद से चोर तक पहुंच जाएगी। लगभग आधे घंटे बाद एक चमचमाती गाड़ी दरवाजे पर रुकी, जिसमें बैठा साबिर और रूही अपने बेटे से अटखेलियां कर रहे थे। पुलिस के आने के बाद रूही बेटे को लेकर घर में चली गई और साबिर बाहर खड़े लोगों से बतियाने लगा। तभी पोते को जमीन पर अकड़ी पड़ी दादी दिखी। उसने तोतली जबान में माँ से पूछा, दादी जमीन पर क्यों लेटी हैं? एसडीएम साहब की माँ के अपने ही घर में इस तरह मरने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। भीड़ जमा हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए माँ का शव एम्बुलेंस में रख दिया गया। उसी समय पोते ने मासूमियत से पूछा, मम्मी अब दादी अपने घर तब आएंगी? रूही के होठ हिले पर एक आवाज न निकली। सवेरे की धूप आंगन में उतर आई थी। बरसों बाद घर का दरवाज़ा खुला था, मगर उसकी असली मालकिन हमेशा के लिए उसे छोड़ चुकी थी। भीड़ में से किसी ने रूही की ओर इशारा करके कहा, एक दिन ये औरत भी इसी तरह अपने घर में लावारिस मरी पड़ी होगी और इसका पोता अपनी माँ से यही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि इतिहास दोहराता है। कहानी डाली से बिछड़ी माँ समाप्त। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ। नमस्कार।